अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज अब ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 4 करेंगे, मुस्लिम डायनेस्टी, जिसका आज का हमारा लास्ट टॉपिक है द ओटोमन एम्पायर, जिसकी आज हम ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तुर्कों का ताल्लुक सेंट्रल एशिया से था। ये कबायली थे जो हिजरत करके वेस्ट की तरफ आ गए थे। 10th सेंचुरी के आखिर में ये लोग एंटोलिया पहुँच गए थे, जहाँ आज तुर्की मौजूद है। सल्जुक तुर्क ने पहला ज़बरदस्त एम्पायर बनाया 11th सेंचुरी में। तुर्क इस्लाम के मानने वाले थे। जब वो मिडल ईस्टर्न इलाके में पहुँचे तो उन्होंने मंगोल्स को हराया कोसे दाग के मकाम पर 1243 में, और वहाँ एंटोलिया में कई साल से इनस्टेबिलिटी चल रही थी, यानी हालात अच्छे नहीं थे। जब मंगोल दाखिल हुए तो एक नया ग्रुप नज़र आया उन्हें, तुर्क लीडर्स जंगजू का। 13th सेंचुरी के आखिर में उन्होंने एक नया तुर्किश एम्पायर बनाया जो 3 कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल था, जिसके लीडर्स उस्मान थे। जिन्होंने उस्मान को फॉलो किया वो ओटोमन कहलाए, और उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया बेजेंटीनियन के वेस्टर्न इलाके एंटोलिया पर। ये शुरुआत थी इनकी सक्सेस की। इसके बाद इन्होंने बहुत से दूसरे मकाम पर भी कब्ज़ा हासिल किया और ये सल्तनत कायम रही 1299 से लेके 1923 तक। अब हम पढ़ते हैं सुल्तान अरहन और सुल्तान मुराद के बारे में। उस्मान के बेटे का नाम अरहन था और उसके पोते का नाम मुराद था, जिसे टास्क दिया गया था, लीड करने का ज़िम्मा दिया गया था, जिसे यूरोप और उससे आगे के इलाके फ़तह करने थे, खास करके बेजेंटीनियन को हराना था। अरहन ने कामयाबी हासिल की अपने वालिद के लिए 1324 में और कब्ज़ा हासिल कर लिया बसरा पर 1326 में। ये ना सिर्फ मजबूत मिलिट्री लीडर था बल्कि काबिल सियासतदान भी था। अरहन के बेटे मुराद ने उसे कामयाबी दिलाई 1362 में। मुराद ने एक इम्पॉर्टेंट चेंजिंग की अपने दौर में, डेविश राइम सिस्टम बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था, इसको एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, तो आप इसको गौर से सुनिए। ये ऐसा सिस्टम था जो जवान लड़के यूरोप क्रिश्चियन टेरिटरी से फ़तह करके लाए गए थे, उनको आर्मी में शामिल किया गया और उनको ये कहा गया कि उन्हें सुल्तान के लिए काम करना होगा, यानी सुल्तान की आर्मी बननी होगी। इसने सोल्जर्स की नई आर्मी बनाई, जिसे उस्मान आर्मी ने जेनिसरीज यानी नई न्यू सोल्जर्स का नाम दिया। 15th सेंचुरी में बल्कन का इलाका भी जो है वो हुकूमत में शामिल हो गया और वहाँ के मकामी लीडर्स को उस्मान सुल्तान को रिस्पेक्ट देनी होती थी। हालांकि उस्मान सुल्तान ने कोशिश की बेजेंटीनियन कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्ज़ा हासिल करने की, लेकिन वो नाकाम रहा क्योंकि ये एक मजबूत कबीला था। अब हम सुल्तान महमूद II और फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में पढ़ते हैं। सुल्तान II महमद को अपने आने से पहले वालों की तरह बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, यानी जो इससे पहले आने वाले थे वो भी चैलेंजेस का सामना कर रहे थे और ये भी चैलेंजेस का सामना कर रहा था। साथ ही उसे बाहर के लोगों से भी खतरा था, जहाँ के हुक्मरान इसके प्लान को ब्लॉक कर रहे थे मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर। हालांकि कुछ एडवाइज़र्स ने मुखालिफत की कि वो आगे ना बढ़ें, यानी लड़ाई के लिए किसी और जगह को फ़तह करने के बारे में ना सोचें, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह करने के लिए इरादा कर चुके थे। और इस शहर का कंट्रोल हासिल करने से उसे ना सिर्फ इज़्ज़त मिलती मिलिट्री तौर पर और सियासी तौर पर, बल्कि इसकी वजह से ट्रेड भी पॉसिबल थी, यानी अच्छी ट्रेड भी हो सकती थी बोस्पोरस के इलाके पे, जो कि मेडिटेरियन और ब्लैक सी के दरमियान मौजूद था। इसने बहुत सी तैयारियां शुरू करवाई हमला करने के लिए, नए नए महल तामीर करवाए शहर के कोस्टल एरियाज़ पर, यानी जहाँ पे वाटर एरिया होता है उसके किनारे पर। साथ ही अपनी नई शिप्स और कैनन्स की हिफाजत का भी बंदोबस्त किया। ओटोमन ने नई टेक्निक इस्तेमाल की जंग करने के लिए, और इस्तेमाल किया उसने आर्टरी, कहते हैं एक गाड़ी में एक कार होती है, मतलब जो वारफेयर में यूज़ होती है, उसके अंदर एक बड़ी सी तोप होती है जिस गन फायर होती है लंबी सी, ठीक है, वो उसका उसने इस्तेमाल किया। इससे पहले इसी टाइप की आर्टरी का इस्तेमाल जो है यूरोप में हो चुका था। अप्रैल 1453 में इसने हमले शुरू किए और मुस्तकिल तौर पर कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को अपने कैनन्स के ज़रिए तोड़ दिया। अब वो इस पोजीशन में थे कि इस शहर में दाखिल हो सकते थे क्योंकि दीवारें तो सारी टूट चुकी थी। अप्रैल में उन्होंने स्टार्ट किया था और मई के आखिर में उन्होंने वहाँ का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। इस कामयाबी के बाद इसने फ़ख्र से खुद को फातेह करार दिया। महमद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर बहुत काम किया ताकि उसे ओटोमन एम्पायर का कैपिटल बना सके। इसने यहाँ बहुत सी स्कीम शुरू करवाई और अपने लोगों को जो यहाँ से चले गए थे उन्हें वापस लाने के लिए इक़दाम किए।
महमद ने मजहबी लीडरशिप को यहाँ इस्टेब्लिश किया अपने कैपिटल में, जिनमें क्रिश्चियन और जू के मजहबी लीडर्स भी शामिल थे। ये एम्पायर का उसूल था उस्मान एम्पायर का कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आने चाहिए जिन्हें इज़्ज़त और पावर दोनों मिले और वो वैसी ही ज़िंदगी गुजार सकें जैसा वो चाहते हैं। बेजेंटीनियन हुक्मरानों ने, जिनमें बेजेंटीनियन हुक्मरानों ने इटालियन, ग्रीक और जूश ट्रेडर्स को यहाँ से निकाल दिया था। जब उसने ज़मीन पर कब्ज़ा किया था बेजेंटीनियन ने, तो इन्होंने इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया था। लेकिन अब वो महमद की वजह से वापस आना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो उनको इस्टेब्लिश करना चाहता था। और अब इस शहर को तुर्किश में इस्तंबुल का नाम दिया गया। रोमन एंशियंट में भी ये नाम, इस शहर का नाम जो है वो इस्तंबुल ही पड़ गया था। अब हम सुल्तान सलीम के बारे में पढ़ लेते हैं। जब महमद के पोते सलीम वन सुल्तान बने 1512 में, तो उसने अपनी सल्तनत के जुनूब में मिस्र के ममलूक सुल्तानों की सरजमीन पर एक बड़ी फ़ौजी मुहिम चलाने का फ़ैसला किया। 1516 से लेकर 17 के दौरान सलीम ने कब्ज़ा हासिल कर लिया मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका पर, जिसमें मुसलमानों के मजहबी शहर मक्का और मदीना भी शामिल थे। सलीम एक मेहनती जंगजू रहनुमा थे, लेकिन वो 1520 में साउथ में एक मुहिम के दौरान बीमार पड़ गए और सुल्तान बनने के 8 साल बाद ही इनका इंतकाल हो गया। अजीम सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम सुलेमान था। सुल्तान सुलेमान, जो कि सुल्तान सलीम के बेटे थे, बहुत अजीम रहनुमा थे, मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियन के लिए भी। ठीक है, वो क्रिश्चियन की दुनिया में भी बहुत अजीम रहनुमा माने जाते थे। इनके दौर में उस्मान एम्पायर ने दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की। ये सल्तनत फैल चुकी थी ईस्टर्न यूरोप से लेकर अल्जीरिया तक, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद है। यूरोपियन ने उन्हें अजीमुशान टाइटल दिया, इसलिए उनका नाम अजीम सुलेमान पड़ गया था। अब यहाँ से हम थोड़े मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सुलेमान जंगजू था और इसने मुहिम चलाई थी, जिसकी वजह से हंगरी साइबेरियन सिटी, जो कि बेल्जियम में है, ग्रीक के रोहोड आइलैंड और वेनिया के इलाके भी ओस्मान एम्पायर में शामिल हो गए थे। इसने अपनी हुकूमत में तब्दीलियाँ की थी। इसने उन कानून को जमा किया जो हज़रत उस्मान के दौर में चल रहे थे, और इसकी एक किताब बनवाई जिस पर 800 साल तक अमल होता रहा। दूसरे उस्मान हुक्मरानों की तरह सुलेमान ने भी क्रिश्चियंस और जूइश के हुकूक का ध्यान रखा और कोशिश की कि उनके साथ भी इंसाफ हो। उसने नए स्कूल भी बनवाए। इसने सकाफ़त पर भी बहुत तवज्जो दी। इस्तंबुल में, जहाँ पर पेंटर्स, पोएट, गोल्डस्मिथ और ज्वेलर्स ने भी बहुत काम किया। इसने अपने आर्किटेक्ट चीफ, जिसका नाम मियामार सिनान था, सुलेमानी मस्जिद बनवाई, जो कि इस्तंबुल में मौजूद है, जिसका नाम सुलेमानी मस्जिद है। इसके अलावा इसने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल खाने काबा पर भी किया और डोम ऑफ रोक पर भी किया, जो कि जेरूसलम में मौजूद है। अब हम उस्मान एम्पायर के सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। उस्मान का माशरा 5 क्लासेस पर मुश्तमिल था। सुल्तान के फ़ौरन बाद जो पहली क्लास थी वो रूलिंग क्लास थी, जिसे हुकूमत में सबसे टॉप पोजीशन मिली हुई थी। सेकंड जो थी वो मर्चेंट की थी, जिन्हें टैक्स और जो है रेगुलेशंस में थोड़ी बहुत नरमी मिली हुई थी, यानी छूट मिली हुई थी कंपेरेटिवली टू रूलिंग क्लास। आर्टिशियन जो ग्रुप था वो डिवाइड हुए हुए थे अपनी क्लासेस के हिसाब से, अपनी सेक्शंस के हिसाब से, यानी अपनी ज़ात के हिसाब से, अपने ग्रुप्स के हिसाब से। चौथे नंबर पे जो थे वो किसान थे, जिन्हें ज़मीनें दी गई थी ताकि वो अपनी जनरेशन्स को दे सकें। 5वें नंबर पे पेस्ट्रल यानी जानवर पालने वाले लोग शामिल थे, जिनमें जो है वो चीफ़ की फैमिलीज़ भी शामिल थी। इन फैमिलीज़ को चीफ हेड कर रहे थे, जिन्होंने उस्मान के इत्तेहादी होने का अहद किया था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों के मुताबिक गुजार रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं फॉल ऑफ उस्मान एम्पायर की। उस्मान एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, जहाँ मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ रहती थी जो उस्मान सुल्तान के साथ वफ़ादार थी। लेकिन वक्त के साथ साथ सुल्तान की हुकूमत कमज़ोर होती गई, क्योंकि कोर्ट में करप्शन हो गई थी। जेनेसरीज़, जो बाहर से जो जवान लाए गए थे, जिनकी टीम बनाई गई थी, जो कि नए सोल्जर्स का ग्रुप था, जब उन्हें पावर मिली तो उन्होंने बहुत बुरा असर डाला और वो हुकूमत का पैसा लोगों पर खर्च नहीं कर रहे थे। यानी वो उस्मान एम्पायर पे बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे थे और पैसे उनके हाथ में आ गया था, पैसे का कंट्रोल। तो वो पैसा जो है वो लोगों की फलाह व बहबूद पर खर्च नहीं कर रहे थे, और ये खुद भी छोटे ग्रुप्स में तकसीम हो गए थे और पावर के लिए झगड़ते थे, जिसकी वजह से जो है वो कानून पर भी अमल नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से अगर कानून पर अमल नहीं होता तो लोगों को गुस्सा आता है, क्योंकि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। 16वीं सेंचुरी के आखिर में डच और इंग्लिश लोगों ने नया तिजारती रास्ता बना लिया था। यानी वो अब जो है उस्मान एम्पायर के बने हुए रास्तों से तिजारत नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपना खुद का एक रास्ता बना लिया था, जिसकी वजह से उस्मान की इकनॉमी को जो है वो धचका लगा और माशी तौर पर वो लोग परेशान हो गए। इन्होंने इंडस्ट्रीज़ भी बनाना बंद कर दी थी। अब वो लोग अपने एरियाज़ में और अपने इंटरेस्ट के एरिया में इंडस्ट्रीज़ बना रहे थे और लोगों को बगैर पेमेंट के जॉब से निकाला जा रहा था।
और बहुत सारे टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों में बगावत पैदा हो गई थी और वो रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।